नमस्कार। तो चलिए आज की क्लास में हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से को समझने जा रहे हैं, अध्याय 2। सच कहूं तो ये हमारी पूरी आपराधिक न्याय प्रणाली की नींव है, इसका पूरा ढांचा है। आइए इसे परत दर परत समझते हैं। किसी भी बड़ी चीज को समझने से पहले उसकी जड़ को पकड़ना जरूरी है ना? तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आखिर बनता कैसे है? कौन-कौन से हिस्से मिलकर इसे पूरा करते हैं? तो चलिए एक काम करते हैं। जरा सोचिए कि हम सब आर्किटेक्ट हैं और हमारे हाथ में BNSS 2023 का ब्लूप्रिंट है। इसी नक्शे का इस्तेमाल करके आज हम भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली की पूरी इमारत को उसकी नींव से लेकर छत तक खड़ा करेंगे। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम 5 मुख्य स्तंभों पर ध्यान देंगे। सबसे पहले हम अदालतों की नींव को समझेंगे, फिर सेशन न्यायालय की बनावट देखेंगे। उसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट्स और कार्यपालक मजिस्ट्रेट्स की भूमिकाओं में क्या अंतर है, ये जानेंगे और आखिर में अभियोजन के तंत्र पर बात करेंगे। तो चलिए अपनी इमारत की पहली ईंट रखते हैं। और किसी भी इमारत के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? उसकी नींव। हमारे मामले में ये नींव है अदालतों के प्रकार और उनके ज्यूरिसडिक्शन, मतलब उनकी भौगोलिक सीमाओं को समझना। तो BNSS का सेक्शन 6 ये हमें बताता है कि मोटे तौर पर हर राज्य में हाई कोर्ट्स और कुछ स्पेशल कोर्ट्स को अगर छोड़ दें तो 4 तरह की क्रिमिनल कोर्ट्स होती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हैं सेशन न्यायालय, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और चौथे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। अब क्षेत्राधिकार मतलब ज्यूरिसडिक्शन है ना, उसे समझने के लिए सेक्शन 7 इसे भौगोलिक रूप से बांटता है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक पिरामिड हो। सबसे ऊपर पूरा राज्य, फिर वो बढ़ जाता है सेशन डिवीजन्स में। हर सेशन डिवीजन में कई जिले होते हैं और फिर हर जिले को और छोटे छोटे उपखंडों में बांटा जाता है। एक बिल्कुल साफ हायरार्की है ये। तो अब जब नींव तैयार है तो चलिए पहली और सबसे ऊंची मंजिल बनाते हैं, यानी सेशन कोर्ट्स, जो किसी भी जिले की सर्वोच्च आपराधिक अदालत होती है। तो हर सेशन डिवीजन की जो सबसे बड़ी क्रिमिनल कोर्ट होती है वो है सेशन कोर्ट। और यहां एक बहुत दिलचस्प बात है। देखिए, इससे स्थापित तो स्टेट गवर्नमेंट करती है, लेकिन इसमें जो जज बैठेंगे उन्हें अपॉइंट कौन करेगा? हाई कोर्ट। ये शक्तियों के संतुलन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अब देखिए, यहां से पता चलता है कि हाईकोर्ट का रोल कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो सेशन जज हैं या एडिशनल सेशन जज हैं, उन सब की नियुक्ति हाईकोर्ट ही करता है। और एक और चीज, अगर मान लीजिए सेशन जज किसी वजह से मौजूद नहीं है तो अर्जेंट मामलों को कौन देखेगा? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। एक तरह का बैकअप सिस्टम है ये। चलिए अब बात करते हैं उन जुडिशियल ऑफिसर्स की जो असल में हमारी न्याय प्रणाली की रीढ़ की हड्डी है। मतलब वो जो जिला स्तर पर सबसे ज्यादा केसेस का बोझ उठाते हैं। ये हैं हमारे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स। सेक्शन 13 में जो हायरार्की है, मतलब कौन किसके अधीन है, वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। सबसे ऊपर जैसा कि हम देख सकते हैं सेशन जज, उनके ठीक नीचे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और फिर उनके नीचे बाकी सारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स काम करते हैं। और देखिए, कानून की भाषा खुद इस बात को कितने साफ शब्दों में कहती है। ये जो हायरार्की है, ये सुनिश्चित करती है कि अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी यानी अधिकार और जवाबदेही की लाइनें एकदम क्लियर रहें। अच्छा, यहाँ एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ लॉ स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में आखिर फर्क क्या है? चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। तो सबसे बड़ा फर्क समझिए। जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इनकी नियुक्ति कौन कर रहा है? हाई कोर्ट। और इनका मुख्य काम क्या है? न्याय करना, मतलब जुडिशियल फंक्शन। दूसरी तरफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट। और इनका काम प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। तो ठीक है, अदालतें बन गईं, जज नियुक्त हो गए, लेकिन अदालत में राज्य की तरफ से केस कौन लड़ेगा? इसके लिए भी एक पूरा सिस्टम है जिसे हम कहते हैं अभियोजन का तंत्र। चलिए इसकी बनावट को भी समझ लेते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी लोक अभियोजक बनने के लिए एक बेसिक क्वालिफिकेशन तो चाहिए। सेक्शन 18 कहता है कि कम से कम 7 साल की वकालत का अनुभव होना ही चाहिए। और हाँ, अगर कोई केस ज्यादा गंभीर है या बहुत खास है तो उसके लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी नियुक्त हो सकते हैं। और जाहिर है उनके लिए यह शर्त और भी सख्त है, मिनिमम 10 साल का अनुभव। अब इन सभी प्रोसिक्यूटर्स को मैनेज करने के लिए, उन पर नजर रखने के लिए एक बॉडी बनाई जा सकती है
जिसे कहते हैं डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन या अभियोजन निदेशालय। ये एक फॉर्मल स्ट्रक्चर बनाता है जिससे काम में एक रूपता और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बना रहता है। ये टेबल देखिए, ये बहुत काम की है। इससे पता चलता है कि काम को अपराध की गंभीरता के हिसाब से कैसे बांटा गया है। देखिए, जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं वो उन मामलों को देख रहे हैं जिसमें सजा 7 साल से कम है। वहीं जो डायरेक्टर हैं सबसे सीनियर, वो सबसे गंभीर मामलों की निगरानी करते हैं, जैसे कि डेथ पेनल्टी या उम्र कैद वाले केसेस। तो एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं। ये हैं वो 5 स्तंभ, वो 5 पिलर्स जिनकी मदद से हमने आज क्रिमिनल कोर्ट्स की पूरी इमारत खड़ी की है बीएनएसएस के चैप्टर 2 के हिसाब से। तो इस पूरी संरचना को समझना तो पहला कदम है। एक भावी वकील के तौर पर असली सवाल यह है कि इस सिस्टम में न्याय के पहिए को चलाने के लिए हर एक हिस्से की भूमिका क्या है, और सबसे जरूरी, इस सिस्टम को न्याय दिलाने के लिए और ज्यादा प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है। सोचिएगा जरूर।